आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि या तो सेम यही क्वेश्चन रिपीट होता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए दिल थाम के बैठिए, ये सिंगल वीडियो आपको सीटेट एग्जाम में मैथ्स में आपको पास करवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर और 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले में 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसे बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए? तो सबसे पहले ये 10 किलोग्राम हल्दी खरीदता है। हल्दी कितना खरीदता है? 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम है मिर्च पाउडर, ठीक है। तो 8 किलोग्राम मिर्च पाउडर और 15 किलोग्राम फिर है धनिया पाउडर। टोटल मिला करके 15 10 25 8 33 किलोग्राम हो गया। तो 33 किलोग्राम का हमको 20-20 ग्राम का पैकेट बनाना है। तो सबसे पहले इस 33 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो अगर हम 33 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 33 गुने 1000, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, और बट्टा 20-20 ग्राम का पैक बनाना है। तो मतलब 20 से इसको हमें भाग करना होगा। तो 20 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो 50 बार में ये कट हो जाएगा, और 50 और 33 को करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 1, 5 तिया 15 1 16, मतलब 1650 पैकेट हो जाएगा। और ये 1650 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपको टफ भी मिलेगा, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आसान ही रहते हैं। सारा लैंग्वेज का खेल रहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षक की लंबाई और भार दर्शाता है। जैसे नाम है राधिका, इसका लंबाई दे रहा है 5 फुट 4 इंच और इसका भार है 55.5 किलोग्राम। इसी तरह से अमन की अगर बात करें तो इसका लंबाई है 5 फुट 10 इंच और इसका भार है 67 किलोग्राम। वहीं विनीत का बात करें तो इसका लंबाई है 6 फुट 1 इंच और इसका भार है 72.5 किलोग्राम। और कविता का बात करें तो इसका लंबाई है 5 फुट 2 इंच और इसका भार है 60 किलोग्राम। और रोहिणी का बात करें तो इसका लंबाई है 4 फुट 10 इंच और इसका भार है 45 किलोग्राम। ये तो हमारे पास एक डाटा दिया है। अब इससे हमसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि विनीत सबसे लंबा है या नहीं। तो विनीत का अगर हम निकाल रहे हैं तो विनीत का यहाँ पे कितना कह रहा है? विनीत 6 फुट 1 इंच है, तो कह रहा है सबसे लंबा है। तो बात तो सही है यहाँ पे, क्योंकि कोई है 5 फुट 4 इंच, कोई है 5 फुट 10 इंच, लेकिन 6 फुट का तो कोई नहीं है। तो मतलब विनीत सबसे लंबा है, ठीक है। दूसरा बात इसमें कह रहा है कि उसका भार अमन से कम है। अब देख लेते हैं कि इसका जो विनीत का भार है वो अमन से कम है कि नहीं। तो अमन का भार है 67 किलोग्राम और विनीत का भार है 72.5 किलोग्राम। तो अमन का जो भार है वो विनीत से कम है, विनीत का अमन से कम नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। अब देख लेते हैं कि कविता का लंबाई कितना है। तो कविता का लंबाई है 5 फुट 2 इंच और रोहिणी का लंबाई है 4 फुट 10 इंच। और 12 इंच का 1 फीट होता है, 12 इंच का 1 फीट होता है। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच अंतर कितने का हो रहा है? तो 5 फुट 2 इंच है और ये 4 फुट 10 इंच है, मतलब 2 इंच इधर, 2 इंच अगर ऐड करेंगे तो 5 फुट हो जाएगा और 2 इंच और बढ़ रहा है, मतलब 4 इंच का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कितना? 6 इंच का डिफरेंस कह रहा है, मतलब 6 इंच कम है। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। किसके किसके भार का योग कह रहा है? राधिका और विनीत। तो राधिका और विनीत का भार पहले देख लेते हैं। राधिका का है 55.5 और विनीत का है 72.5। तो पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 55.5 और अगर हम 72.5 इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 का 0 1 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 7 5 12, ठीक है। मतलब कितना हो गया? 128 किलो, ठीक है। अब फिर कह रहा है अमन और कविता के भारों के योग से कम है। तो अमन और कविता का भी भार हमको देखना होगा। तो अमन का है 67 किलोग्राम और कविता का है 60 किलोग्राम। तो पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 67 और अगर हम 60 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 6 12, 127। तो कह रहा है कि इससे ये कम है, तो ये तो नहीं है।
ये इससे कम राधिका और विनीत का जो भार है वो अमन और कविता के भार से कम नहीं है, मतलब उससे ज्यादा है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। पहले देख लेते हैं रोहिणी का भार क्या है, कविता के भार का 3/4 है। तो रोहिणी का 45 है और कविता का 60 है। मतलब अगर इस दोनों को हम भाग करते हैं, 45 बट्टा अगर हम 60 करते हैं, मतलब रोहिणी का भार बट्टा कविता का भार। तो रोहिणी का 45 है और कविता का 60 है। तो 15 से 15 तिया 45 और 15 चौका 60, मतलब ये कितना हो रहा है, 3/4 हो रहा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है। तो विनीत तो यहाँ पे सबसे लंबा है, मतलब 6 फुट 1 इंच है, तो सबसे लंबा तो है। लेकिन कह रहा है कि उसका भार जो है वो अमन से कम है। तो यहाँ पे विनीत का जो भार है 72.5 किलोग्राम, ये तो अमन के भार से ज्यादा है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। तो रोहिणी और कविता के बीच अगर हम लंबाई का बात करें तो 4 फुट 10 इंच है, और 2 इंच अगर हम और बढ़ा रहे हैं, मतलब 4 फुट 12 इंच का मतलब 5 फुट हो गया, क्योंकि 12 इंच का तो 1 फुट होता है। तो मतलब 2 इंच यहाँ पे बढ़ा और 2 इंच और एक्स्ट्रा, मतलब इस दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 4 इंच का। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि 6 इंच का अंतर है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो रहा है। तीसरा कह रहा है कि राधिका और विनीत के भार का योग अमन और कविता के भार के योग से कम है। तो राधिका और विनीत का हम योग निकाले हैं तो यहाँ पे 128 केजी आया है, और अमन और कविता का निकाले हैं तो 127 आया है। तो कह रहा है कि राधिका और विनीत का जो है योग वो अमन और कविता से कम है, लेकिन यहाँ तो अमन और कविता से इसका भार ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। तो रोहिणी का भार था 45 और कविता का है 60। तो इस दोनों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 15 तिये 45 और 15 चौके 60, 3/4 हो रहा है। तो मतलब यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो अगर सेशन देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समबाहु त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। दो अलग अलग समबाहु त्रिभुज है, एक का परिमाप 15 सेंटीमीटर है और दूसरे का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि उनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये इस टाइप का ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज हुआ, तो इसके अंतः कोण, मतलब ये तीनों जो अंदर का कोण होता है त्रिभुज का, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का प्रत्येक अंतः कोण पीक्यूआर के प्रत्येक अंतः कोण से कम है। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोण जो है वो प्रत्येक से कम है। तो अगर उसका अगर 180 और इसका 180 है तो कम कैसे होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतः कोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतः कोण का आधा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतः कोण का योग अगर समान है मतलब दोनों का अंतः कोण भी समान होगा। फिर सी ऑप्शन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के अंतः कोण बराबर है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इस दोनों का जो अंतः कोण होगा वो बराबर होगा। चौथा कह रहा है कि त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतः कोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतः कोण का 2 गुना है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृति या वे आकृति बताएं जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसा दिखे। आधा घुमाने का मतलब हुआ कि 180 डिग्री पे रोटेट करना है, अगर पूरा घुमाने का बात होता तो 360 डिग्री पे रोटेट करने का बात होता। तो यहाँ पे कह रहा है आधा घुमाने का बात कर रहा है। तो हमारे पास आकृति दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इस तरह का होगा, अगर इसको हम आधा घुमा रहे हैं तो ये किस टाइप का बन जाएगा, तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्ग। वर्ग तो इस टाइप का होता है क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है वर्ग का। तो अगर इसको हम घुमा भी रहे हैं फिर भी क्या होगा, ये सेम इसी टाइप का रहेगा। फिर कह रहा है आयत। आयत इस टाइप का होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है इसका, लेकिन जब इसको 180 डिग्री पे घुमाएंगे फिर भी ये इसी तरह का रहेगा। और चौथा कह रहा है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज इस टाइप का होता है, तो इसको भी अगर हम घुमाएंगे तो इसी टाइप का रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि बताना है वैसा जो आधा घुमाने पर भी सेम दिखे। तो पहला कह रहा है केवल वर्ग। तो केवल वर्ग तो नहीं है भाई, वर्ग के साथ साथ क्या है, आयत भी है और समानांतर चतुर्भुज भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वर्ग और आयत। तो ठीक है, मान लिए वर्ग और आयत तो है,
बट समानांतर चतुर्भुज तो इसमें नहीं दिया, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसको छोड़ करके बाकी जो भी आकृति था, चाहे वो वर्ग था, चाहे आयत था, चाहे समानांतर चतुर्भुज था, ये 180 डिग्री पे घुमाने पर भी सेम वैसा ही दिखता था जैसा वो पहले था। तो मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा में कह रहा है केवल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो भाई अलग अलग दिखता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 15 है। 5 क्रमागत संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक x मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x+2, चौथा हो जाएगा x+3 और पांचवा हो जाएगा x+4। और इस सब का औसत क्या कह रहा है? तो औसत कह रहा है 15। तो अगर 5 संख्या का औसत 15 है, 5 संख्या का औसत अगर 15 है तो उसका योग क्या हो जाएगा? तो 5 गुने 15 मतलब 15 पचे 75 हो जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब क्या हुआ? संख्याओं का योग बटा कितना संख्या है वो। तो अगर हम 75 था योग, तब ना 75 में 5 संख्या है तो भाग दिया तो उसका औसत 15 निकला है, तो यहाँ पे योग हो गया 75। ठीक है, अब x को अगर हम एक साथ लेते हैं वेरिएबल कांस्टेंट को अलग अलग करने के लिए, तो x x x x और x कितना है? 5x हो जाएगा। और 5x प्लस कांस्टेंट क्या क्या है? तो 1 का 2 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 5x प्लस 10 बराबर कितना हुआ? 75 हो गया। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 75 माइनस अगर हम 10 करते हैं, 75 माइनस 10 करते हैं तो हो जाएगा 65। तो अगर 5x बराबर 65 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 65 बटा 5 मतलब 13, 13 पचे 65 होता है ना, तो x का वैल्यू हो गया 13। तो अब कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है? तो पहली संख्या तो x था, तो पहली संख्या तो 13 हो गया, और अंतिम संख्या क्या है? x+4 है, क्योंकि 13 14 15 16 और 17 चलेगा। ठीक है, तो लास्ट का संख्या मतलब अंतिम संख्या क्या है? 17 है। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 3 10 का 0 1 और 2 3 मतलब 30 हो जाएगा। और 30 किस में दिया है? तो बी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विशाल एक बार खाना पकाने में 30 मिलीलीटर तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। एक बार में कितना कर रहा है? 30। और कितने बार खाना पका रहा है? 3 बार। मतलब एक दिन में वो कितना मिलीलीटर तेल का उपयोग करता है? तो 90 मिलीलीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह 4.5 महीने खाना पकाता है, ठीक है, तो कितना तेल का उपयोग करेगा? और एक कंडीशन यहाँ पे दे दिया है कि एक महीना में 30 दिन, तो 4.5 महीना है तो 4 महीना में 30 दिन के हिसाब से कितना हो गया? 120 दिन हो गया। और फिर आधा महीना भी है, तो आधा महीना मतलब 30 दिन का अगर एक महीना है तो आधा महीना में 15 दिन, तो कितना हो गया? 135 दिन हो गया। तो 90 मिलीलीटर वो एक दिन में यूज करता है, तो 135 दिन में कितना करेगा? तो 135 में अगर हम 90 से गुना कर रहे हैं, तो 135 में 90 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 9 5 45 का 5 4, 9 3 27, 4 31 का 1 3, 9 1 9 1 3 12, मतलब 12,150 मिलीलीटर। और 1,000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12 लीटर और 150 मिलीलीटर। और ये 12 लीटर और 150 मिलीलीटर किस ऑप्शन में दिया है? तो डी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? अब वह 9 बजे उठती है, तो घड़ी का अगर इस तरह का हम डिजाइन लेते हैं कि यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 बजे में घड़ी से सुइयों के द्वारा कैसे कोण बनेगा? तो मिनट का सुई इस तरह से रहेगा और घंटा का सुई इस तरह से। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री क्या होता है? तो समकोण होता है, मतलब राइट एंगल होता है। तो समकोण वाला हमारे पास बी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन भी है, तो इसी दोनों में से एक सही होगा। तो फिर कह रहा है कि दोपहर 2 बजे भोजन करती है, भोजन करने का टाइम तो 2 बजे का है। तो अगर घड़ी इस तरह का हम बना रहे हैं और 2 बजे का टाइम अगर हम यहाँ पे लेते हैं, 12 6 और यहाँ पे 9 होगा, 1 और 2, ठीक है, इसी तरह से 4 5 सब यहाँ पे रहेगा। तो 2 बजे में किस तरह से होगा? ये घंटा का सुई हो गया और ये मिनट का सुई हो जाएगा। तो 2 बजे में घंटा और मिनट के सुई द्वारा कोण कितना बनेगा? तो ये अगर पूरा का पूरा 12 घंटा में एक घड़ी कितना कोण बनाती है? तो 360 डिग्री कोण बनता है 12 घंटा में। 12 घंटा में 360 बनता है, तो 12 तिया 36 मतलब एक घंटा में 30 डिग्री का बनेगा।
तो 2 बजे का बात हो रहा है, तो 2 बजे 1, 12 से 1 और 1 से 2 मतलब 2 घंटा हुआ। तो 2 घंटा में 30 के हिसाब से कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। और 60 डिग्री जो है वो क्या है, तो न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, समकोण और न्यून कोण। ठीक है, कौन सा होगा, समकोण और न्यून कोण, क्योंकि 9 बजे में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण हुआ, और 2 बजे में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये न्यून कोण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा कागज मोड़कर घन बनाना चाहती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। कितना भुजा है, 10 सेंटीमीटर, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों। तो अगर 10 सेंटीमीटर भुजा है तो एक घन का आयतन क्या होगा, 10 गुने 10 गुने 10 मतलब हो जाएगा 1000। 1000 क्या, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एक घन का आयतन। और ऐसा कितना घन बनाती है, तो 12 घन बनाती है। तो मतलब कुल इसका आयतन कितना हो जाएगा, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका कुल आयतन। अब कह रहा है कि अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डब्बा चाहिए। तो इस बड़े डब्बे का आयतन कितना होना चाहिए, ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। तो इस छोटे डब्बे का जो आयतन है वो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बड़ा डब्बा भी हमारे पास कितना चाहिए, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा भी जगह खाली नहीं छूटना है। तो मतलब अगर हमारे पास डब्बा 12,000 सेंटीमीटर क्यूब का रहेगा तो सारा घन छोटा वाला जो है वो उसमें अट जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 मतलब 1:10 शाम का बात हो रहा है, इतना बजे वो छूटती है। कब, तो 30 अक्टूबर को। कब छूटती है, 30 अक्टूबर को चलती है 13:10 पे। ठीक है, और वो कब पहुंचती है, तो 1 नवंबर को 3:20 पे। 1 नवंबर को पहुंचती है कब, तो 3:20 पे। तो यात्रा का हमको कुल समय बताना है। तो अक्टूबर में कितना दिन होता है, तो अक्टूबर में तो 31 दिन होता है। तो 30 अक्टूबर 1:10 से लेके 31 अक्टूबर 1:10 तक मतलब 13:10 तक कितना समय हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल समय हो जाएगा 24 घंटे का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 13:10 जो दिन का बज रहा है 1:10, तो इससे रात्रि का 12 बजे का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 12 घंटा के बाद 1 बज रहा है यहाँ पे, तो मतलब 1 घंटा 10 मिनट हो गया। तो 12 घंटा में से अगर हम 1 घंटा 10 मिनट घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, तो 10 घंटा 50 मिनट। तो मतलब 24 घंटा तो इधर हो गया, और यहाँ पे 12 बजने तक 10 घंटा और 50 मिनट हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 1 नवंबर को 3:20। तो अगर यहाँ पे 13 बजे का टाइम दे रहा है और यहाँ पे 3 बजे का दे रहा है, मतलब ये 13 बजे शाम का टाइम हो रहा है और ये 3 बजे सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे 13:10 से 12 बजे रात्रि वाले तक का समय हमारा कितना था, 10 घंटा 50 मिनट का था, और यहाँ पे 3:20 का बात हो रहा है, तो मतलब 3 घंटा 20 मिनट और हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हमारे पास पहले का कितना था, 24 घंटा था, तीनों को जोड़ेंगे तो 50 20 70 मिनट हो गया, और इधर 24 10 34 3 37 घंटा। तो 37 घंटा 70 मिनट, और 70 मिनट तो हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 38 घंटा और 10 मिनट। और 38 घंटा और 10 मिनट किस में है, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो इसको एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 पे, तो 30 अक्टूबर 13:10 से 31 अक्टूबर 13:10 तक 24 घंटा हुआ। ठीक है, और फिर 1 नवंबर को 3:20। तो अगर 31 अक्टूबर को 1:10 दिन का हो रहा है तो उससे रात्रि के 12 बजे तक का कितना टाइम होगा, तो 1 घंटा 10 मिनट तो ऑलरेडी ये चल चुका है, और 12 घंटा में से अगर हम 1 घंटा 10 मिनट कम करते हैं तो 10 घंटा 50 मिनट बचेगा। तो मतलब रात्रि 12 बजे तक 10 घंटा 50 मिनट चला, और 1 नवंबर को 3:20 सुबह में पहुंच जाता है, तो 3 घंटा 20 मिनट इधर का भी हुआ। तो 24 घंटा में 10 घंटा और 3 घंटा जोड़े तो हो गया 37 घंटा, और 50 20 हो गया 70 मिनट। तो 37 घंटा 70 मिनट तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए 38 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर है ना, वीडियो देखने में मजा आ रहा है ना। तो अगर मजा आ रहा है तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है।
ये तो बहुत एकदम आसान सा सवाल है। कभी कभी सीटेट वालों का क्या है ना कि कभी कभी इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि आप आंख बंद करके भी आंसर दे सकते हैं। हालांकि ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, आंख बंद करके दीजिएगा तो बी के बदले सी पे टिक हो जाएगा, आपका 1 नंबर फालतू का चला जाएगा। और हो सकता है कि कमेंट में आकर के आप हमें गाली दें कि आप ही तो बोले थे कि आंख बंद करके देना। मतलब ये आसान लग रहा है ना, आप लोगों को भी आसान लग रहा होगा कि हमारे पास संख्या दे दिया है और कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। तो यहाँ पे कितना है, तो 1010 है, 1101 है, फिर है 1001 और फिर है 1011, मतलब 1011। तो सबसे बड़ा संख्या तो 1101 हुआ, और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1001 हो गया, मतलब 1001 हो गया। क्योंकि यहाँ पे 1010 है, मतलब 1010 है, तो ये तो बड़ा हो गया। और फिर 1011 है तो ये भी तो बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा ये है 1101 और सबसे छोटा है 1001, इस दोनों के बीच अंतर। तो 1101 में से 1001 घटाएंगे तो भाई 100 रुपया का तो अंतर हो रहा है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर इसमें एक पैटर्न दिया है, कह रहा है कि अगली संख्या क्या है। तो एक पैटर्न है, 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है। आपको देख के ही पता चल रहा हो कि आधा आधा का काम हो रहा है, क्योंकि 2 के बाद अगर 1 है, मतलब 2 में 1/2 से कर रहे हैं तो 1 होगा, क्योंकि 2 का आधा ही 1 होता है ना। और 1 का फिर आधा अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का आधा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो फिर 1/4 तक तो दिया है, तो इसके बाद हमको निकालना है। तो 1/4 का भी तो आधा हमको निकालना होगा। तो क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अच्छे से समझ लीजिए, 2 के बाद 1 दिया है, तो 2 का 1 क्या है, आधा है ना। तो 2 को 1/2 से गुना किया, मतलब 2 का हाफ लिखे हैं तो 1 हुआ है। फिर 1 का अगर आधा किए हैं तो 1/2 हुआ है। और फिर 1/2 का अगर आधा किए हैं तो 1/4 हुआ है। तो 1/4 तो हमको दिया है, तो उसका भी तो हमको आधा निकालना है। तो 1/4 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 24.4, क्वेश्चन दे रहा है 24.4 गुने 5 माइनस 90 भागा 5 माइनस 25.5 और गुने 4, इसका हमको मान बताना है। तो सबसे पहले तो बोर्ड मास के हिसाब से भाग का काम होगा, पहले डिवाइड का काम होगा। तो 24.5 रहने देते हैं, गुने 5, सॉरी 24.4 है ना, तो 24.4 गुने 5 रहने देते हैं, माइनस 5 से 90 कितना बार में कटेगा, तो 18 बार में कटेगा। और फिर माइनस 25.5 जो है वो भी रहने देते हैं, और गुने 4। ठीक है, अब 24.4 में अगर 5 से गुना करते हैं, 5 चौका 20 का 0 2, 5 चौका 20 2 22 का 2 2, 5 दूना 10 2 12, और पॉइंट के बाद एक अंक खत्म, मतलब 122 हो गया, माइनस ये 18 हो गया। और फिर माइनस 4 5 20 का 0 2, 4 5 20 2 22 का 2 2, 4 दूना 8 2 10, 102। तो 102 के बाद पॉइंट ये भी खत्म, तो ये 122 है, और ये दोनों में माइनस है, तो ये दोनों में माइनस है, तो 18 और 2 कितना हो गया, 120। तो 122 में से 120 गया तो अंतर कितना है, 2 का अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था कि सबसे पहले हम भाग का काम किए तो 18 यहाँ पे आया है, और फिर गुना का काम किए हैं तो इसको गुना कर लिए हैं और इसको भी गुना कर लिए हैं। तो यहाँ पे दोनों में अगर माइनस का साइन है तो मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 102 में अगर 18 जोड़ते तो 120 हो जाएगा ना। तो और 122 में से अगर 120 घटाते तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, एकदम बच्चा भी बना देगा। कि ये क्वेश्चन दिया है कि इतना 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 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना हो। मतलब इस तीनों को हमको जोड़ना है। तो पहला अंक कितना है, 99,090। ठीक है, फिर कितना है, 90,990, और फिर कितना है, 90,099। इस तीनों को जोड़ लेंगे और ये 2,50,000 में से घटा लेंगे, सिंपल सा बात है। तभी तो होगा ना कि इस तीनों में क्या जोड़े कि इतना हो, मतलब इस तीनों को जोड़ के इसमें से घटा लेना है। तो ये हो जाएगा 9 9 18 9 13 27 का 7 2, और 9 11 का 1 1, और 9 10 का 0 1, और 9 13 27 1 28, 28 0 1 7 9, मतलब 2,80,179। और ये 25,000 हमको प्राप्त करना है, तो मतलब 2,80,179 में से ही अगर हम 2,50,000 घटा देते हैं तब तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। 2,50,000 अगर घटा देंगे तो 3 जीरो, तो मतलब 179 तो यहाँ पे हो ही जाएगा। ये 0 और 8 में से 5 गया 3, और 2 से 2 तो कट गया, तो मतलब 30,179। और 30,179 किसमें दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखिए। तो हमारा जो नंबर लिखने का सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है भारतीय मतलब इंडियन, और एक होता है इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। सबसे पहले इंडियन सिस्टम तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है, और फिर 10 करोड़ होता है। ये तो पता है। बट यही अगर हम संख्या को इंटरनेशनल में लिखेंगे तो वंस टेंस 100 तक चलता है, फिर आपका 1000 भी रहेगा, फिर 10,000 भी रहेगा, लेकिन लाख के बदले 100,000 हो जाता है, और फिर यहाँ पे 10 लाख के बदले मिलियन हो जाता है, करोड़ के बदले 10 मिलियन हो जाता है, और 10 करोड़ के बदले 100 मिलियन हो जाता है। ठीक है, 10 करोड़ के बदले क्या हो जाता है, 100 मिलियन हो जाता है। इसको अलग अलग अगर हम कर लेते तो इस टाइप का हो गया। अब कह रहा है कि 25 मिलियन, तो 25 मिलियन है तो मिलियन 10 मिलियन मतलब यहाँ तक आएगा, करोड़ तक आएगा, यहाँ पे 25 होगा तब ना मिलियन, और 10 मिलियन तब ना 25 मिलियन। तो 25 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब इसको हमको भारतीय संख्या में लिखना है। 25 मिलियन समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे मिलियन है और यहाँ पे 10 मिलियन है, तब ना 25 मिलियन हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम काउंट करेंगे तो 1 10 100 से ये तो 2 तो करोड़ पे आ रहा है, तो मतलब 2 करोड़ और 50 लाख, क्योंकि लाख पे ये दोनों है, तो 2 करोड़ और 50 लाख, तो 2 करोड़ 50 लाख किस में, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है ना कि चलता है वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, लेकिन वही अगर इंटरनेशनल का बात करें तो चलता है वंस टेंस 100, फिर 1000 10,000 100,000, और फिर चलता है मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, 25 मिलियन दिया था, तो मिलियन दिया था तो ये मिलियन के पास ही रहेगा ना, तो 25 है तो मिलियन और 10 मिलियन दोनों के पास यहाँ पे 25 आ गया। और यहाँ पे इंडियन सिस्टम में क्या है, लाख वाला है और करोड़ वाला है, तो मतलब 2 पे करोड़ है तो 2 करोड़ हो गया, और लाख पे क्या है 5 और 0 मतलब 50 लाख हो गया। ठीक है, तो 2 करोड़ 50 लाख। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या संख्या क्या दिया है, तो 2 है 6 है 7 है ए है 3 है 2 है 9 है और 8 है, ये हमारा संख्या है। और ये कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ए के स्थान पे क्या आएगा। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, मतलब अगर हम यहाँ पे ऑड से शुरू करते हैं तो ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड और फिर इवन। ये नहीं समझिएगा कि इवन नंबर, इवन प्लेस का बात हो रहा है और ऑड प्लेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता में क्या होता है कि ऑड और इवन प्लेस के अंकों के योग का अंतर। तो अगर हम ऑड वाले प्लेस के अंक को जोड़ते हैं तो ऑड वाले प्लेस पे क्या 8 है 2 10, और यहाँ पे तो ए ही है, और 6 16, मतलब यहाँ पे कितना है 16 प्लस ए आ रहा है। और इवन वाले प्लेस पे कितना है, तो 2 और 7 9 और 3 12 और 9 21, इवन वाले प्लेस पे क्या आ रहा है 21 आ रहा है। तो ये दोनों हमको सेम रहेगा तभी ये 11 से विभाज्य होगा, या 11 का मल्टीपल रहेगा। तो 16 प्लस ए बराबर अगर 21 है तो ए बराबर कितना हो गया, तो 21 में से अगर हम 16 घटा रहे हैं तो कितना होगा 5 होगा। तो यही अगर यहाँ पे 5 रहता तो दोनों का वैल्यू 21 आता, मतलब दोनों को अगर हम घटाते तो हमारा आंसर क्या आता 0। और अगर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल रहे तो वो संख्या 11 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। वैसे अगर आप लोगों को विभाज्यता का नियम अच्छे से नहीं पता है तो नंबर सिस्टम का एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से आप नंबर सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आसानी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। हमारा पैटर्न दिया है 1Z1, फिर दिया है 4Y8, फिर दिया है 9X27। तो इस पैटर्न को समझना पड़ेगा हमको। सबसे पहले कह रहा है कि 1Z1, तो मतलब अगर हम पहले अंक वाला लेते हैं, पहले हम अंक वाला लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है। फिर यहाँ पे जो 4 दिया है तो 4 किसका हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे जो 9 दिया है मतलब ये 3 का स्क्वायर हो गया तो 9। तो इसके बाद तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना चाहिए तब ना 16 होगा,
और यहाँ पे 25 दिया है, मतलब ये 5 का स्क्वायर है तो 25 है। तो इस वाले में तो हमको 16 चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे क्या चाहिए, तो 16 चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है, घटते जा रहा है। मतलब पहले जेड है, जेड के बाद एक कम करके वाई दिया है, फिर एक कम करके एक्स दिया है। तो इससे भी कम करेंगे तो डब्लू होगा, तब उससे कम करेंगे तो भी होगा। तो भी वाला तो यहाँ पे दिया है, मतलब इससे पहले क्या होगा, डब्लू होगा। तो 16 के बाद हो जाएगा डब्लू। क्या हो गया, 16 के बाद डब्लू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 डब्लू। ठीक है, फिर यहाँ पे एक है, फिर 8 है, फिर 27 है। अब फिर यहाँ पे देखिए एक का क्यू अगर कर रहे हैं तो एक होगा। ठीक है, और 8 दिया है, मतलब 2 का क्यू कर रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर अगर हम 3 का क्यू कर रहे हैं तो 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, 4 का क्यू कर रहे हैं तो 4 चौका 16 चौका 64। और ये 125 दिया, मतलब 5 का क्यू था तभी 125 हुआ है। तो यहाँ पे 4 का क्यू मतलब 64 वाला आ जाएगा। तो 16W64, और 16W64 किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देख लेते हैं। पहला वाला पैटर्न में हमको दिया है कि 1Z1, फिर दिया है 4Y8, मतलब 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 25 है। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया क्योंकि 3 तिया 9, और फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो अगर 1 2 3 के बाद 5 दे रहा है तो बीच में 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 16 तो हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे है जेड वाई एक्स, तो अगर जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है, और फिर भी है, एक एक कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे डब्लू होना चाहिए। तो इसलिए 16 के बाद डब्लू हो जाएगा। और फिर एक है, फिर 8 है, फिर 27 है। तो अगर एक तो कोई भी चीज का क्यू करे, 4 करे, 5 पावर करे तो एक ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 का पावर 3 कर रहे हैं तो 8 हो रहा है। इसी तरह से 3 का पावर 3 कर रहे हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 हो रहा है। और 5 का पावर 3 कर रहे हैं तो 5 5 25, 5 125 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे तो 4 का पावर 3 होगा, तो 4 चौके 16 चौका 64। तो इसीलिए कितना हो गया, 16W64। इसमें कह रहा है कि वैश्वी के पास 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। 5 के सिक्के की संख्या 5 है, 10 है और 20 है। 3 तरह का इसके पास सिक्का है। कह रहा है कि 5 के सिक्का का जो संख्या है वो 10 के सिक्के का संख्या का 3 गुना है। तो अगर हम 10 का सिक्का का संख्या x मान लेते हैं, तो 5 का क्या कह रहा है कि 10 का 3 गुना है, मतलब 5 का सिक्का हो जाएगा 3x। और फिर कह रहा है कि 20 के सिक्का का जो संख्या है वो 10 के सिक्का का संख्या का आधा है। तो अगर 10 का हम x माने थे तो 20 का क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 20 का सिक्का तो 7 है, तो x/2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। 20 का सिक्का कितना है, 7 है। तो x/2 हम अभी निकाले हैं ना, तो x/2 बराबर 7 हो गया। तो x बराबर 7 दूनी 14, मतलब 10 का सिक्का हो गया 14 और 5 का सिक्का हो गया 14 तिया 42। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि 5, 10 और 20 का सिक्का है। 5 के सिक्के का जो संख्या है वो 10 के सिक्के का संख्या का 3 गुना है। तो अगर हम 10 के सिक्का का संख्या x मानते हैं तो 5 का तो उसका 3 गुना है ना, तो मतलब 3x हो जाएगा। और 20 का आधा है, तो अगर x है तो x का आधा तो x/2 होगा ना। तो x/2, और 20 के सिक्के का संख्या तो कह रहा है क्वेश्चन में 7, तो x/2 बराबर अगर हम 7 कर रहे हैं तो x बराबर 14 हो गया। तो x बराबर 14, तो x तो है 10 का सिक्का, तो मतलब 10 का सिक्का का संख्या हो गया 14, और 5 का सिक्का इसका 3 गुना है तो 14 तिया 42, और 20 का तो 7 क्वेश्चन में ही दिए हुआ है। तो कह रहा है कि अब उसके पास कितना टोटल अमाउंट है। तो 42 गो अगर सिक्का 5 का है तो कितना रुपया हुआ, तो 42 में 5 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10 का 0 1, और 5 चौका 20 1 21, 210 रुपया इधर हुआ। 10 का सिक्का है 14 गो, तो 14 दहाई 140 हो गया। और फिर 20 का सिक्का है 7 गो, तो 20 साते भी 140 हो गया। तो 0 4 4 8 1 9 और 2 1 3 1 4। ठीक है, मतलब 490। और 490 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया तो समूह एक जिसमें 4 विद्यार्थी थे जो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। कौन कौन विद्यार्थी है, तो निर्मल है, दिनेश है, सीमा है और सेलमा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो निर्मल जो है वो दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम दिनेश का x मान लेते हैं तो निर्मल का x + 8 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। कह रहा है कि निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर है, मतलब लंबा है। तो दिनेश का अगर x मानते हैं तो निर्मल का x + 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सीमा सेलमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है।
सीमा जो है वो सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। तो अभी तो सीमा और सेल्मा में कुछ दूसरा नहीं मानेंगे। फिर कह रहा है कि दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। दिनेश जो है वो सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब सीमा जो है वो दिनेश से 2 सेंटीमीटर कम है। तो मतलब सीमा का हो जाएगा x-2। क्लियर है? यहाँ पे कह रहा है कि दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर दिनेश का x है तो ये तो सीमा से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मतलब सीमा का अगर निकालना होगा तो x-2 करेंगे। ठीक है, तो सेल्मा का क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि सीमा जो है वो सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। सीमा जो है वो सेल्मा से 4 छोटी है, तो अगर सेल्मा का बात करें तो वो तो सीमा से 4 सेंटीमीटर बड़ी होगी। तो ये ऑलरेडी x-2 है, और इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो x-2 + 4 का मतलब क्या हुआ? x+2 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सेल्मा 138 सेंटीमीटर लंबी है, तो सेल्मा का तभी हमारे पास x+2 आया है। तो x+2 बराबर अगर 138 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 138 - 2 मतलब 136 हो जाएगा। तो कह रहा है कि निर्मल का लंबाई क्या है? तो निर्मल का तो x+8 है, और x हमारा आया है कितना? 136। तो 136 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 814 मतलब कितना हो जाएगा? 144। तो मतलब निर्मल का लंबाई कितना हो जाएगा? तो 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। फिर एक क्वेश्चन दिया है कि संख्या 9,19,90,99, क्या कह रहा है? 9,19,90,99 को अंक में कैसे लिखेंगे? तो पहले इसको हम काउंट कर लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, ये कितना है? 9 करोड़ है, तो बस करोड़ पे ही 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है 19 लाख, तो लाख पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 90,000, तो 1000 10,000 मतलब 90,000, और फिर कह रहा है 99, तो मतलब यहाँ पे 2 9, तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। मतलब 91 99 00 99, 91 99 00 99। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभुज के कोण के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि त्रिभुज के सभी कोण का योग 360 डिग्री होता है। ये तो 3 4 का बच्चा भी बता देगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होता है। अरे भाई, विषम बाहु रहे, समबाहु रहे, समद्विबाहु रहे, चाहे समकोण रहे, अधिक कोण रहे, न्यून कोण रहे, कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि एक विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से अधिक होता है। भाई, अधिक कम पे हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का कोई भी कोण होगा तो उस तीनों कोणों का योग उसका 180 डिग्री होगा। चौथा कह रहा है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल सही है कि सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 मिलीलीटर, कितना है? 11 लीटर 370 मिलीलीटर ये सेब का जूस लिया। 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरा का जूस लिया। 8 लीटर और 490 मिलीलीटर। और फिर कह रहा है 3 लीटर और 150 मिलीलीटर मिलाया। क्या मिलाया भाई? जो भी मिलाया, 3 लीटर और 150 मिलीलीटर ये भी इसमें ले लिया। ठीक है, अब इस तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना होगा? तो 0 9 5 14 7 21 का 1 2 1 3 4 7 3 10 का 0, मतलब 1 इधर आ जाएगा। तो 11 3 14 8 22 और 1 23, मतलब 23 लीटर और 0 10 मतलब 10 मिलीलीटर। 23 लीटर और 10 मिलीलीटर हुआ। तो ये कह रहा है कि 950 मिलीलीटर क्षमता वाले छोटे कितने बोतल में भरा जा सकता है? तो 23 0 10 हो रहा है हमारे पास 23,010 मिलीलीटर, और इसको 950 मिलीलीटर वाला बर्तन में हमको भरना है। तो मतलब 950 से इसको भाग कर देंगे। तो 950 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 बार में ये कटेगा, और थोड़ा आपको बच भी जाएगा, 210 के आसपास बचेगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 21 बचेगा, लेकिन लास्ट में उसको 0 हमको लेके चलना है। तो मतलब 24 बर्तन में हटेगा, और फिर कह रहा है कि शेष मिश्रण कितना बचेगा? तो 210 मिलीलीटर यहाँ पे बच भी जाएगा। भाग करना था तो यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हम भाग नहीं किया। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? मतलब एक सत्य है या एक से ज्यादा सत्य है। तो कह रहा है कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ 91, मतलब 7 जो है वो 91 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड समझ रहे हैं? एक बार समझ लीजिए कि फैक्टर और मल्टीपल मतलब गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है।
अगर हम 24 का बात करते हैं, या सॉरी छोटा ही अंक ले लेते हैं, 12 का बात करते हैं, तो 12 का अगर हम गुणनखंड मतलब फैक्टर का बात करते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो 12 का गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो मतलब किस किस चीज से भाग लगेगा। तो अगर हम मान लीजिए 2/6 दूनी 12 मतलब 2 गुने 2 गुने 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सब इसका गुणनखंड है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 में किस किस चीज से भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। ठीक है, तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, तो ये सब इसका फैक्टर हुआ, क्योंकि इस सब से इसको भाग लग रहा है। और अगर मल्टीपल का बात होगा, मतलब इसका गुणज कौन कौन है ये अगर पूछेगा, तो 12 का गुणज में सीधे समझिए कि इसका टेबल लिख लीजिए, 12, 24, 12 तिया 36, इस तरह से सोन बहुत सारा चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है 7 जो है वो 91 का फैक्टर है। तो देख लेते हैं, 7 से 13 7 91 तो कट ही जाता है, तो 7 91 का फैक्टर हो गया, मतलब 7 91 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है 13 मल्टीपल है 117 का। भाई 13 117 का मल्टीपल नहीं है, 13 तो 117 का फैक्टर है ना, क्योंकि 13 नमा 117 कट सकता है, तो 13 इसका फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल का बात करें तो 13 का मल्टीपल 117 है, ना कि 117 का मल्टीपल 13 है। ठीक है, तो ये तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि 21 जो है वो 7 का मल्टीपल है, मतलब 21 7 का गुणज है। तो हाँ भाई सही है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 के पहाड़ा में 21 आ रहा है, मतलब ये मल्टीपल है। मल्टीपल का कभी भी बात होगा तो पहाड़ा आगे ले जाइएगा, और फैक्टर का बात होगा तो उसमें देख लीजिएगा किस किस चीज से भाग लगने वाला है। तो मतलब इसमें ए और सी दो सही है, तो ए और सी किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इतने देर साथ निभाने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।